शराबबंदी हटेगी, लेकिन किस लिए? बिहार के बच्चों के लिए। कौन माँ बाबूजी चाहेंगे कि हमारा बच्चा पढ़ के अच्छा नहीं करे? कौन चाहता है कि गरीबी में ही वो अपना जिंदगी काट ले? शिक्षकों की ट्रेनिंग के बारे में, शिक्षकों की भर्ती के बारे में, बच्चों के पढ़ने के लिए व्यवस्था, उसकी व्यवस्था कैसे बेहतर हो उसके बारे में, शिक्षकों की व्यवस्था के बारे में, पॉलिसी को बेहतर करना होगा कि इसको करने में कम से कम तो 5 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। 5 लाख करोड़ रुपए कैसे आएगा? देखिए हमारा कंठ सूख रहा है, क्योंकि ये टॉपिक बड़ा मेरे दिल के करीब है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार की बात विवेक के साथ। आज एक बहुत ही खास मुद्दे पर आपसे बात करने आए हैं जो मेरे दिल के बहुत करीब है। भैया, जनसुराज में हम लोग अक्सर कह रहे हैं कि बिहार को 10 अग्रणी राज्यों में लाकर खड़ा करना है। अगर बिहार को 10 अग्रणी राज्यों में खड़ा करना है तो सबसे बड़ी भूमिका शिक्षा की होगी। जब तक बिहार की शिक्षा व्यवस्था को नहीं बदलेंगे तब तक यह कह पाना कि बिहार अगले 10 साल में अग्रणी राज्य में आ जाएगा बड़ा कठिन लगता है, बड़ा मुश्किल लगता है। लेकिन शिक्षा में बदलाव आए तो कैसा बदलाव आए? आप देख ही रहे कि शिक्षा में बदलाव के नाम पर अलग अलग राज्य सरकार क्या करती है। टीचर की बहाली कर देती है, स्कूल खोल देती है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करने लग जाती है, कुछ करिकुलम बना देती है, कुछ किताब लिख देती है, कुछ नए पॉलिसीज बन जाते हैं। लेकिन शिक्षा उस जहाज की तरह है कि अगर उसमें एक छोटा सा छेद हो गया, कहीं भी छोटा सा छेद है तो पूरा जहाज को डूबना है, चाहे आपने जहाज को कितना भी अच्छा बना दिया हो। जब तक आमूल चूल परिवर्तन प्राथमिक शिक्षा में नहीं लाएंगे आप। इसको समझने के लिए इस उदाहरण से समझिए कि भैया बिल्डिंग ऊपर कितना भी अच्छा हो, अगर नीचे उसकी नींव मजबूत ना हो तो चाहे आप बढ़िया बढ़िया टाइल्स, मार्बल, संगमरमर लगा दें, बिल्डिंग ताश की पत्ते की तरह नीचे गिर जाएगी। तो जब तक प्राथमिक शिक्षा मजबूत न हो तब तक शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरीके से बदलना या उसमें आमूल चूल परिवर्तन करना लगभग असंभव है। तो हम लोग का जो अनुभव है, और खास करके जो 10-15 साल मैंने शिक्षा में काम किया है, उससे मेरी ये समझ बनी है कि शिक्षा को बदलने के लिए आपको संसाधन तो चाहिए ही, लेकिन शिक्षा के बारे में आपको एक नई सोच भी लानी होगी। अभी आमतौर पे क्या होता है कि भैया बिहार का बजट ही लीजिए, 50,000 करोड़ है शिक्षा का बजट। तो लोग को लगता है 50,000 करोड़ है, और प्रशांत जी कह ही रहे हैं कि भैया 50 को बच्चा पढ़कर नहीं निकल रहा है। इसका कारण क्या है कि भैया पहले तो यह समझिए कि 50,000 करोड़ में तो 80% उस बजट का पैसा या तो शिक्षकों की सैलरी या ट्रेनिंग में जाता है, बच गया 20%। तो अब वो एडमिन, मिसलेनियस, इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इसमें बच्चा कहां है? इसमें शिक्षा की गुणवत्ता कहां है? इसलिए शिक्षा की स्थिति नहीं संभल रही है। आप इस बात को जरा समझिए कि जो बच्चा आज स्कूल में जा रहा है उसको ग्रेजुएट होने में लगेंगे लगभग 20 साल या 22 साल। तो आज जिसने स्कूल में अपना नामांकन किया, मतलब 2042-43 में वो ग्रेजुएट होगा। तब चाहे आप कोनो पंडित हो, कोनो एस्ट्रोलॉजर हो, हाथ देखते हैं कि माथा पढ़ते हैं, मुझे लगता है कि हम में और आप में से किसी के अंदर यह क्षमता है कि बता पाए, बूझ पाए कि 2044 में दुनिया कैसी दिखेगी, किस प्रकार के कौशल की आवश्यकता होगी। तो भैया हम बच्चों को आज क्या पढ़ा रहे हैं जब आपको यही नहीं पता है कि 2024 में किस दक्षता की जरूरत है, क्या कौशल की जरूरत है, कौन तरीके के प्रॉब्लम्स हमारा देश फेस कर रहा होगा। तो आप तैयारी किस चीज की कर रहे हैं? अब आप कहिएगा समझ में नहीं आ रहा है क्या बोल रहे हैं। तो आप ये सोचिए कि जो लड़का 2020 में स्कूल में गया होगा, उस समय तो मोबाइल का भी उतना प्रभाव नहीं था। आपको बात करना है, कहीं एक देश में है और दूसरे देश में बात करना है, तो उस समय बहुत बड़े स्तर पे गूगल मीट, जूम और पता नहीं कितने प्लेटफॉर्म बन गए हैं, स्काइप, जिससे आप घर बैठे बैठे दूसरों से बात कर सकते हैं। आपको वहां जाना नहीं पड़ता है। वर्चुअल रियलिटी आ गई है। मतलब पूरा दुनिया का रेखा ही बदल गया है। मूलभूत से दुनिया पूरा शिफ्ट हो गई है। दुनिया में जिस तरीके के प्रॉब्लम 1990 में थे और उनको सॉल्व करने का जो तरीका अपनाया जाता था, वो लगभग पूरा आज अलग हो गया है। तो अगर हमें 2040 के लिए अपने बच्चों को तैयार करना है तो आज से ही करना होगा। भैया खेत में कुछ उगाते हैं, मार्च में अगर आपको कुछ काटना है फसल
तो अक्टूबर में ही उसकी पिलाई करनी पड़ती है। तो इसीलिए अगर आमूल चूल परिवर्तन अगर शिक्षा में लाना है तो सिर्फ एक बात को बदलने से, चाहे वो शिक्षक की भर्ती हो, विद्यालय बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज करना, करिकुलम बनाना, उससे बात नहीं बनेगी। आपको दो महत्वपूर्ण स्तंभों पे काम करना होगा जो हमारी समझ बनी है कम से कम, कि बच्चों की रचनात्मक अभिव्यक्ति पे काम करना होगा, बच्चों को उद्यमी बनाना होगा, बच्चों को प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखाना होगा, बच्चों को सिखाना होगा कि आप एम्बिग्युइटी से कैसे डील करें, क्योंकि हर चीज को आप प्लान नहीं कर सकते हैं। पूरा पढ़ाई लिखाई धड़ा का धड़ा रह गया जब कोरोना आया, समझे नहीं आया कि अब करें क्या, क्योंकि आपने पहले कभी ये देखा ही नहीं था कि ऐसा हो जाए तो क्या करेंगे। उस समय कौन सा कौशल काम आया? उस समय काम आया कि भैया कोई प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाए, बहुत जल्दी कैसे किया जाए। एक नया शब्द हम लोगों ने सुना, दृढ़ता, रेजिलियंस। रेजिलियंस कैसे हम लोग अपने समाज की बढ़ाएं, कैसे कलेक्टिव जो समुदाय का वेलबींग है उसको कैसे बेहतर रखें, ताकि विपरीत परिस्थिति में, एडवर्स परिस्थिति में हम लोग अपना बेस्ट दे पाए हर स्तर पे। जब तक ये मूलभूत बदलाव नहीं आएगा प्राथमिक स्तर पे, जब तक हमारी प्राथमिकताएं नहीं बदलेंगी, हम सिर्फ फाउंडेशनल लिटरेसी, फाउंडेशनल न्यूमरेसी पे काम करेंगे। काम करना चाहिए फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी पे, लेकिन जैसे आप बता रहे हैं कि अगर आज के डेट में आपको कोई भी नॉलेज चाहिए तो उसका आप कैसे अध्ययन करते हैं, आइदर थ्रू नंबर्स और थ्रू वर्ड्स, तो वो जरूरी है। लेकिन उसके साथ आप कुछ बना पाए, कुछ कर पाए, वो तो तभी होगा जब आपकी रचनात्मक अभिव्यक्ति की सोच को सींचा गया है। आप उसका इस्तेमाल तभी कर सकते हैं जब आप उसको लेकर प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। हमारे देश के बगले में एक देश है श्रीलंका, उसका लिटरेसी रेट 90% से ज्यादा है। क्या हो गया? पूरा देश चरमरा के नीचे गिर गया। इसलिए सिर्फ लिटरेसी रेट बढ़ाने से कुछ नहीं होगा, साक्षरता दर बढ़ाने से कुछ नहीं होगा। आमूल चूल परिवर्तन के लिए प्राथमिक स्तर पे हम लोगों को फिर से नए सिरे से सोचना होगा, करिकुलम के बारे में, सिलेबस के बारे में, किन कौशलों को हमें बढ़ाना है उसके बारे में, और इसके साथ साथ शिक्षकों की ट्रेनिंग के बारे में, शिक्षकों की भर्ती के बारे में, बच्चों के पढ़ने के लिए व्यवस्था, उसकी व्यवस्था कैसे बेहतर हो उसके बारे में, शिक्षकों की व्यवस्था के बारे में, पॉलिसी को बेहतर करना होगा। और ये सब अकेले किसी रूम में बैठकर नहीं, आपको समुदाय के साथ बैठकर जो बेस्ट प्रैक्टिसेस अराउंड द वर्ल्ड हैं उसको देखकर, उससे सीखकर, आपको जो शिक्षाविद हैं उनके साथ बातचीत करके, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं सबके साथ चर्चा करके, विमर्श करके, तब जाकर जो हम लोग कुछ नया करेंगे तो आपको शिक्षा में परिवर्तन दिखेगा। लेकिन अब घूम फिर कर बात आएगी कि भैया इतना बढ़िया बढ़िया बात कर रहे हैं, इससे आमूल चूल परिवर्तन तो आ जाएगा, समय लगेगा, लेकिन इसके संसाधन कैसे आएगा? यही बात तो प्रशांत जी बता रहे हैं, जिसमें बहुत लोग चिढ़ जा रहा है कि भैया शराबबंदी आते के साथ जनसुराज का राह हटा देंगे। भैया पूरी बात तो सुनिए, शराबबंदी हटेगी, लेकिन किस लिए? बिहार के बच्चों के लिए, बिहार के महिलाओं के लिए। शराबबंदी आने से सबसे बड़ा नुकसान हुआ है राजस्व का, जो रेवेन्यू आना चाहिए शराबबंदी से, जिसको सरकार के जो मिनिस्टर होते हैं उनके फर्नीचर खरीदने के लिए, उनके लिए हेलीकॉप्टर नया लेने के लिए, उनके लिए भौतिक सुविधाओं को बढ़ाने के लिए, उसमें ना इस्तेमाल हो। देखिए हमारा कंठ सूख रहा है, क्योंकि ये टॉपिक बड़ा मेरे दिल के करीब है। उनकी भौतिक सुविधाओं को न बढ़ाने के लिए, बल्कि हमारे और आपके बच्चों के लिए इस्तेमाल किया जाए। क्योंकि आमूल चूल परिवर्तन अगर शिक्षा में लाना है तो जो जनसुराज की सोच है, जो प्रशांत किशोर जी की सोच है कि इसको करने में कम से कम तो 5 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। 5 लाख करोड़ रुपए कैसे आएगा? अरे वैसे ही आएगा जैसे गुजरात से अहमदाबाद से बंबई जाने के लिए ट्रेन है, फ्लाइट है, बस है, लेकिन बुलेट ट्रेन बन रहा है। हमारा और आपका बच्चा के लिए पैसेंजरों ट्रेन नहीं है, लेकिन 3% के ब्याज पर सरकार ने लोन लिया है। उसी तरह से अगर हर साल 15 से 20 हजार करोड़ इसके लिए अलग कर दिया जाए तो यह संभव है कि बिहार के शिक्षा व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन लाने के लिए जो पूंजी की जरूरत है वो यहां से आएगा। तो शराबबंदी इसीलिए बंद कर रहे हैं ताकि बिहार में बेहतर शिक्षा हो सके, हमारे और आपके बच्चे के भविष्य बेहतर हो। कौन नहीं चाहता है कि हमारा बच्चा पढ़े लिखे नहीं? कहीं मिले हैं? कई बार हम लोग गांव में चलते हैं, सब कहता है बच्चा सब पढ़ाइए नहीं चाहे छे, एक माए बाबूजी के कोई रुचिए नहीं थे बच्चा के पढ़ाई में। ये संभव है?
कौन माँ बाबूजी चाहेंगे कि हमारा बच्चा पढ़ के अच्छा नहीं करे? कौन चाहता है कि गरीबी में ही वो अपना जिंदगी काट ले? लेकिन अगर गरीबी से निकलना है तो सबसे बड़ा हथियार है शिक्षा। बाबा साहब अंबेडकर कह के गए थे, इसी कड़ी में कह के गए थे कि शिक्षित बनो, तब संगठित हो और तब जाके संघर्ष करो। हम लोग क्या कर रहे हैं? खाली संघर्ष कर रहे हैं या संगठित हो जा रहे हैं। संगठित भी हम लोग नहीं हो रहे हैं, हम लोग का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इसीलिए बच्चों को हम लोग को पढ़ाना है और याद रखना है कि अगर हम और आप चाह रहे हैं कि हम लोग का बच्चा मजबूरी में मजदूर नहीं बने और इस गरीबी से हम लोग को निकाल कर बाहर ले जाए, तो निर्णय आपके हाथ में है कि अगली बार जब भी वोटवा देने जाएं तो याद रखें कि वोट जिसको देना है दीजिए, लेकिन वोट पढ़ाई और रोजगार पे दीजिएगा, तो हमारा और आपका बच्चा भी मजदूर नहीं बनेगा।